अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज की हमारे मेहमान हैं डॉक्टर निमरा। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन गुलाब देवी हॉस्पिटल से कंप्लीट की है। इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस जीना हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में है। बहुत कम एज है उनकी, छोटी सी हैं, लेकिन इतनी सी एज में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जैसे कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की डिस्टिंक्शन होल्डर हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में। उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हासिल की हैं, जैसे कि लाइंस एंड ट्यूब्स, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग। इसके अलावा PSCA पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम से उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल की है। आइए इनसे मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक इनके साथ है पॉस्चर। हम पॉस्चर को डिस्क्राइब करेंगे, हम इनसे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पॉस्चर क्या होता है और इसको किस तरह से हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पेन्स हैं जो सिर्फ इस वजह से हो रही होती हैं कि हम सही तरीके से बैठ नहीं रहे होते, सही तरीके से चल नहीं रहे होते, सही तरीके से कोई भी काम करते हैं तो हमारा पॉस्चर ख़राब होता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई चीज़ उठाई है लेकिन हमने अपने पॉस्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारी पेन स्टार्ट हो गई हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल पॉस्चर क्या होना चाहिए, हमें इसके ऊपर ओवरकम कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी सर्विसेज को आवाम तक अवेयरनेस के तौर पर पहुंचा सकूं। जी बिल्कुल, हमारा खुद का मोटो भी यही है। हम चाहते हैं कि आवाम को बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, कि उनको छोटी छोटी बातों के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और गलत गाइडेंस ना मिले। उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि यार हमें इशू क्या है, हम इसको घर पे कैसे मैनेज करें सबसे पहले। उसके अलावा अगर हमने कंसल्ट करना भी है तो हमने किसको करना है। जी जी बिल्कुल। जिसके पास हम जा रहे हैं वो इसके लिए है वैलिड कि नहीं है वो बंदा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी इशू है आपका हार्ट से रिलेटेड, आप न्यूरोसर्जन के पास चले गए हो तो क्योंकि आपको पता नहीं होता ना बेसिकली कि आपका इशू क्या, आपको किसके पास जाना चाहिए। तो हमारा बेसिकली हेल्थ सीक्रेट है भी इसलिए हम लोगों तक अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो निमरा बताइएगा कि नॉर्मल पॉस्चर बॉडी का क्या होता है, पॉस्चर है क्या चीज़? क्योंकि बहुत सारे ठीक है पढ़ी लिखी आवाम में पॉस्चर जानती है, बहुत से लोग जो नहीं जानते, जिनको पॉस्चर के भी पता नहीं है पॉस्चर है क्या चीज़। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि पॉस्चर है क्या। अच्छा, पोस्चर उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं। मतलब जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हमने अपनी बॉडी को किस अलाइनमेंट में होल्ड किया हुआ है, इस चीज़ का नाम पोस्चर है। लेकिन गुड पोस्चर में डिफरेंस है। ठीक हो गया। गुड पोस्चर ये होता है कि आप अपने मसल्स पर कम से कम स्ट्रेन डालें। वो आपका गुड पोस्चर है। ठीक हो। और अगर आपके पोस्चर ठीक नहीं है और आपके मसल्स पर स्ट्रेन आ रहा है तो आप बैड पोस्चर की तरफ चले जाएंगे। और हमारी आवाम में मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी डेस्क जॉब्स हैं। आप स्टूडेंट्स को देख लें, स्टूडेंट्स का काम सिटिंग में है, वो 24/7 ऑलमोस्ट स्टडीज़ में होते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर जॉब्स करते हैं उनका सिटिंग में है। बिल्कुल बिल्कुल। हर फील्ड में कह लें डेस्क जॉब। नहीं, हमारे स्टूडेंट्स ने बैठने की जगह पे लेट के नहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ मेरे ख्याल से। मतलब मेरे ख्याल से चेयर पे बैठने की जगह पे वो प्रेफर करते कि हम बेड पे लेट के उसको चेयर बना के बैठे। उनका पोस्चर खराब होता है। ओके ओके, मतलब वो सही नहीं है उनको, क्योंकि बेसिकली ना हम उसको कंफर्ट जोन समझ रहे होते हैं। अगर मैं भी जब स्टूडेंट रही हूँ तो हमारा ये होता है कि जब आप चल चल के या बैठ के थक जाते हैं तो आके आप बेड पे बैठते हैं और लेट जाते हैं ये करके कि भाई आप सुकून में है। तो ये आप क्या कहते हैं कि ये सुकून नहीं है? मतलब ये पोस्चर ठीक नहीं है कि हम इस तरह से जैसे लेट के बैठ गए हैं, तो ये ठीक है कि नहीं है? रिलैक्सिंग ठीक है। आप क्यों थक रहे हैं? सबसे पहले तो ये रीजन देखें ना, आप थक क्यों रहे हैं, जो आपको रिलैक्स पोस्चर की जरूरत पड़ रही है। हाँ, ये पॉइंट आ जाएगा। तो अगर आप अपने पोस्चर को मेंटेन रखेंगे तो आपको रिलैक्सिंग पोस्चर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है आप अपना बैड पोस्चर रख रहे हैं तो आपको रिलैक्सिंग पोस्चर में जाना पड़ रहा है। ओके। तो हमने इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में देनी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें नेक ये नेक मसल्स के इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन यंग एज में। ओके। और बच्चों में तो स्कोलियोसिस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। स्कोलियोसिस नहीं बता दे, क्योंकि हमारी आवाम ऐसी भी जिनको स्कोलियोसिस का नहीं पता। अब वो ये कहेंगे कि गूगल करना शुरू हो जाएंगे, अब ये क्या में हो गया, ये क्या हो गया, तो वो भी साथ में बता दीजिए। हाँ जी, स्कोलियोसिस कहते हैं जब आपकी रीढ़ की हड्डी या मोरे जो है वो अपनी पोजीशन से हटना शुरू हो जाते हैं मसल के खिंचाव की वजह से। ठीक हो गया। जब आपका बैड पोस्चर होता है तो आपकी एक साइड के पट्टे खिंचाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वीक साइड होती है उसकी तरफ के मोरे मुड़ जाते हैं। ओके। और उस चीज को हम स्कोलियोसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हाँ जी, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर चलिए बताइए कि एक गुड पोस्चर क्या है?
जी, सिटिंग में क्या है, स्टैंडिंग में क्या है, लाइंग में क्या है, ताकि पता चले हम आपको भी हमें गुड पोस्चर में रहें तो हम इतनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं, तो हम क्यों ना उस पोस्चर में आ जाएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने अपने पोस्चर को टेस्ट कैसे करना है। उसका पहला तरीका जो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, और ये कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि ये मैं पूछने वाली थी भी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा पोस्चर सही नहीं है, मतलब मैं बैठी हुई हूँ तो आप बताइए मैं ठीक बैठी हूँ। इसका टेस्ट आपने कैसे करना है? हाँ कि आपने अपनी बॉडी को लैटरल साइड से देखना है, मतलब साइड व्यू से देखना है। ठीक है। और आपके ये जो कान की ये जो ईयर लोब है, ये आपकी शोल्डर के टिप के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ओके, ठीक है। हमारे मोस्टली मैंने आपको बताया डेस्क जॉब्स हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। हम इस तरह काम करते हैं। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम उसमें इस तरह यूज कर रहे हैं। हम कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, उसमें भी हमारा पोस्चर यूं होता है, और हम स्लाउच्ड पोजीशन में होते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से। तो हमने उस चीज को मेंटेन करना है, और इसको टेस्ट करने के लिए हमने साइड से पहले देखना है कि हमारा कान हमारे शोल्डर के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। अलावा दूसरा, हमारे जो बैड पोस्चर का आता है, साइड इफेक्ट आता है उसके, ये राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। ये इफेक्ट है, ये अडेप्टेशन है। ये तो हम लाइक अडेप्ट कर लेते हैं ना, ऐसे बैठे हुए तो दिस इज नॉट गुड पोस्चर, बट द थिंग इज कि दिस इज गुड पोस्चर का मेरे के बराबर है। हाँ जी, हमने स्पाइन की अलाइनमेंट को ठीक करना है ना असल में। तो जब हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर आ रहा है तो ये हमारे सर्वाइकल मसल्स पे बहुत ज्यादा खिंचाव जा रहा है। बिल्कुल, उससे हमारे मोरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो आगे जाएंगे तो हमारे शोल्डर्स के मसल्स राउंडेड हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब राउंडेड शोल्डर्स को हमने कैसे चेक करना है? आप दीवार के साथ बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़े हो जाएं। ठीक हो, आप नोट करेंगे शोल्डर्स साथ लगने चाहिए आपके। बिल्कुल ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा कि आपकी जो थंब है ये सामने दीवार की तरफ पॉइंट करने चाहिए। ठीक है। मतलब अगर दीवार को बैक लगानी है तो थंब कैसे दीवार की तरफ कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़े हैं ना जी, बिल्कुल। तो आपने टेस्ट करना है कि आपके थंब्स की डायरेक्शन किस तरह है, वो एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड है या सामने की तरफ पॉइंटेड है। ओके। अगर वो सामने की तरफ पॉइंटेड है, दैट इज योर नॉर्मल पोस्चर। हाँ, गुड। ठीक है। लेकिन अब आप दीवार के बगैर खड़े होकर करेंगे तो अगर आपके राउंडेड शोल्डर्स हैं तो उसमें आपके थंब्स एक दूसरे को पॉइंट करेंगे। ओके। ये सिर्फ आप स्टैंडिंग से अपना टेस्ट कर सकते हैं और इस चीज को वहीं से कवर कर लें। ठीक हो गया? नहीं, लिटरली मुझे भी नहीं पता था, मतलब ओके, गॉट इट। ओके। तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्वाइकल मसल्स का या नेक मसल्स का ख्याल नहीं करेंगे तो आप थके हुए, लेस एनर्जेटिक, एंजाइटी, हेडेक, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ये इसी नेक मसल्स की वजह से आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये यंग लोगों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि नेक पेन स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से फिर नीचे पेन स्टार्ट हो जाती है, बैक में आ जाती है, तो ये स्टार्ट हो जाता है। इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, टाइट मसल बैंड बन जाता है, तो फिर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये तो आपने हमें टेस्ट करना सिखाया कि अगर खड़े होकर ऐसे टेस्ट करेंगे। अब आप काइंडली मुझे बताइए, अगर हम बैठे हों तो किस तरह हमारी सिटिंग होनी चाहिए जो हमारा एग्जैक्ट पोस्चर होगा, अच्छे वाला गुड पोस्चर होगा। अगर हम लेटे हैं तो हमें किस तरह लेटना चाहिए, क्योंकि लेटने में भी ऐसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा आके कहते हैं कि भाई मैं तो ठीक ठाक लेटा था, भाई सुबह उठा तो मुझे दर्दें शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली अब देखें, रात में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसको पेन स्टार्ट हो, ना उसने वजन उठाया है, ना उसने कोई काम किया है, ना तो वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, बट द थिंग इज कि उसके सोने का ही कुछ ऐसा पोस्चर था जिसकी वजह से उसको पेन स्टार्ट हो गई हैं। तो आप उसका गुड पोस्चर बता दिए कि लेटते वक्त हमें किस तरह लेटना चाहिए, और अगर हम खड़े हुए हैं या हम चल रहे हैं तो हमें किस तरह सोना चाहिए, वो नॉर्मल पोस्चर्स प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है। पहले तो आप अपने मसल स्ट्रेंथनिंग कर लें, तो उसमें आपका हर सिटिंग में, लाइंग में आपका पोस्चर ठीक हो जाता है चलने में। ठीक है। तो सिटिंग में आपने अपना पोस्चर कैसा रखना है कि आपने इस तरह बैक स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर रिट्रैक्टेड मतलब पीछे की तरफ, और चिन बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि चिन टक कह लें। ओके। ठीक है। तो ताकि आपके मसल्स पर कम स्ट्रेस आए। और ये जो आपके आर्म्स हैं ये पैरेलल टू ग्राउंड होने चाहिए, मतलब इस तरह रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं वो नीचे नहीं होना चाहिए। आपको यूं गर्दन झुका कर काम नहीं करना चाहिए, आप उसको ऊंचा कर लें। ठीक है। ताकि वो आपके आई लेवल पर आए। ठीक। इससे आपके ये नेक के मसल्स, मतलब कोई लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है तो उसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज कर लें, अपने आई लेवल पे रख लें। हाँ जी। तो फोन्स को कैसे हम आई लेवल पे लेके आ सकते हैं? मतलब हम तो ऐसे कर रहे होते हैं ना, उसको यूं इस्तेमाल नहीं करें, थोड़ा सा यूं रख के कर लें, ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके आ जाएं। ठीक हो गया। और जो आप लाइन की बात करिए, उसमें सबसे पहले तो बात मैं करूंगी पिलो हाइट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि पिलो हाइट क्या होनी चाहिए, और ये हाइट हर बंदे की बॉडी के लिहाज से अलग है।
ओके, ये न्यूट्रल नहीं है? ये न्यूट्रल नहीं, मतलब हम एक नहीं बता सकते कि भी सब इस तरह से पिलो रखें, दैट्स इट? हाँ जी, ये नहीं आप बता सकते। इसका भी एक टेस्ट है, पिलो हाइट को कैसे मेजर करना है, तो मैं शेयर करना चाहूंगी आवाम के साथ। श्योर श्योर। तो वो ये है कि आप दीवार के साथ अपने साइड से खड़े हो जाएं, ठीक है, और आप एक जो पिलो है आपका, जो भी आप रेगुलर यूज करते हैं, उसको अपने और दीवार के दरमियान से गुजारें। ठीक हो गया। वो जो पिलो हाइट है वो दीवार और आपके ईयर लोब के साथ टच करके गुजरना चाहिए। ईयर लोब के साथ मतलब वो फिक्स होना चाहिए दीवार और आपके ईयर लोब के साथ। इससे ये आपकी एडजस्ट करेगा हाइट को। ओके, गुड। मतलब कि आपकी अलाइनमेंट को सर्वाइकल के जो मोरे हैं उनको एक पोजीशन में रखेंगे। ग्रेट। तो इस तरह से आप पिलो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसको रखना कैसे चाहिए? किसको? गर्दन के नीचे रखना चाहिए, सर के नीचे रखना चाहिए, शोल्डर के नीचे रखना चाहिए, या किस तरह से रखना चाहिए? उसको आप अपने सिर्फ सर के पीछे रखें। सर के पीछे सिर्फ रखें। लेकिन मैंने रिसर्चेस काफ़ी सारी पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि वो कहते हैं कि आपको ना शोल्डर लेवल से ऊपर, लाइक शोल्डर लेवल से लेके ऊपर रखना चाहिए, ताकि आपकी जो नेक है ना उसके ऊपर स्ट्रेस कम से कम है। तो जब आप सिर्फ नेक को आप टारगेट करते हैं ना, तो आपकी जो बेसिकली आपने हाइट के नीचे रखा है ना, तो आपकी जो नेक होती है वो तो वेकेंट होती है ना, और नीचे से हमारा कर्व है, तो वो उसका स्पेस जो होता है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा होता है। तो ऐसा कोई है कॉन्सेप्ट? ये देखिए, आपने पिलो हाइट एडजस्ट किया, तो उसको आप अपने सर के पीछे रखेंगे तो आपके वो ऑटोमेटिकली आपके जो मसल्स है ना और वो जो मोरे हैं गर्दन के, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे उस हाइट के मुताबिक, क्योंकि वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। वो हाइट जो है पिलो की वो सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करे, तो जरूरत ही नहीं है बाकी जगह पे प्लेस करने की, या आप बाकी भी कहीं प्लेस कर सकते हैं, जैसे लेग्स में कहते हैं, कमर में कहते हैं, कुछ इस तरह से कुछ है तो वो भी बता दीजिए प्लीज। हमारा नॉर्मली जब हम साइड लाइन में लेटते हैं या करवट पर लेटते हैं जी, तो मोस्टली हमारे दोनों जो घुटने होते हैं वो आपस में मिले होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें हमारी SI जॉइंट की जो बिल्कुल कमर के एंड वाले मोरे हैं उनमें ये प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम अपने दोनों घुटनों के दरमियान कोई भी कुशन या कोई भी पिलो रख सकते हैं। ओके, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप की बैक में पेन हो रहा है और थोरेसिक स्पाइन में और लंबर स्पाइन में, आजकल वो भी बहुत केसेस हैं, तो आप सिर्फ उल्टा लेट जाएं। एक पोजीशन कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। हाँ जी बिल्कुल। उसमें आपको उल्टा लेटकर अपने हाथों पे वजन डालकर यूं ऊपर की तरफ उठना। ठीक है, वो आपके सारे जॉइंट्स को रिलैक्स कर देगा। मतलब ये तो हम है कि सोने से पहले भी आप ये कर लें ताकि आपके मसल जो है रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा हम पिलो प्लेस कर सकते हैं सोते वक्त अपनी कमर के नीचे, या कुछ भी, या पेन्स नहीं भी आ रही हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई हो ही ना हमें, तो उसके लिए कोई पोजीशनिंग या कुछ भी पिलो की या कुछ और। ये ज्यादातर हम देखते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स में पिलो का, नॉर्मली लोग इस तरफ नहीं जाते कि वो पोस्चर ये पिलोज रख के फिर अपने स्लीपिंग पोजीशन में जाएं। उन्हें बस सोना है, टाइम हर एक के पास होता नहीं इतना ज्यादा कि वो हर चीज को एडजस्ट करके करे। तो मेरा मकसद खास तौर पे ये है कि अपने नेक मसल्स का लोग खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आगे बढ़ता है और इसकी बहुत ज्यादा कॉजेज है और पेनफुल भी है। इवन कि आपकी फिर नमनेस हाथों में और बाजों में भी आना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज है ना, वो मोस्टली आपकी नेक पे आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एज कम्पेयर टू बाकी बॉडी पार्ट्स, वो आपके सबसे पहले नेक को जाके ग्रिप करते हैं। हाँ जी, नेक पे बिल्कुल इफेक्ट जाता है। इवन आप जब क्रॉस सिटिंग में बैठते हैं, जिसको हम टांग पर टांग रखना कहते हैं जुबान पर, वो भी आपके बिल्कुल सर्वाइकल के जो लास्ट वाले मोरे हैं और जो आपकी कमर का T1 और C7 जो है उस पे जाके टारगेट करता है, और वो भी आपके पोस्चर की वजह से। मतलब वैसे नहीं बैठना चाहिए, टांग पे टांग रख के आपको आदत नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन है, भी बैठते हैं, सारे बैठते हैं, सब ऐसे ही बैठते हैं। आप किसी को भी देख लें कॉमन पॉपुलेशन में जाके, इवन के बच्चे भी जब बैठते हैं नया जोड़ा पहन के आते हैं तो वैसे ही बैठते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए? तो कैसे बैठना चाहिए? जो आपके नीज हैं और जो हिप है वो 90 और 90 के एंगल पर होनी चाहिए। ओके, मतलब अगर आप टेबल पर बैठे हैं तो आपके जो थाइस हैं वो 90 के एंगल पर होने चाहिए और उसके नीचे जो नीज है वो भी 90 के एंगल पर। तो किसी की हाइट छोटी है तो
वो सीट नीचे कर ले। सीट नीचे कर ले या नीचे कुछ रख ले, उसके ऊपर पाँव रख ले। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो लोग इस चीज़ को अब नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं, मतलब तकरीबन सारे लोग हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ताकि उनमें ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। जब मैंने भी ऑब्जर्व किया अपने सेटअप पे कि भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं नेक पेन्स के साथ, बॉडी पोस्चर के इशू की वजह से, उनके स्कोलियोसिस जैसे आपने बताया इसके साथ आ रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे भाई, मतलब करेक्ट योरसेल्फ, तो उनकी क्या करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए जब वो पढ़ने बैठें, किस तरह से बैठें, तो कितनी देर के लिए बैठें, या किस तरह से उनकी अडेप्टेशन होनी चाहिए, ये काइंडली बता दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट करके, कंधे बिल्कुल पीछे और नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रख कर बैठें। मोस्टली आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप लॉन्ग सिटिंग नहीं करें। मैं ये कहूँगी कि आप ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद एक राउंड जरूर लगा लें, चाहे आप पानी पीने के लिए चले जाएं या किसी काम के लिए। ठीक हो गया। तो एक राउंड जरूर कर लें, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और सारे मसल्स आपके ठीक हो जाते हैं। तो वो एक रिलैक्सेशन भी मिल जाती है ना थोड़ा, मतलब एक जगह पे बैठ के आपको वो होता है ना सुन्न हो जाना, और इस तरह से भी होता है। तो आप चलते हैं तो वो सर्कुलेशन इंप्रूव और थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है, बंदा चलते फिरते हेलो हाय कर लेता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं। तो काइंडली निम्रा आप ये बताइए, बैड पॉस्चर किस तरह इफेक्ट कर सकता है हमारी लाइफ को, उसकी वजह से कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं जो हमें डेली लाइफ में इंट्रैप्ट करते हैं, या हमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे, या मतलब इस किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है सिर्फ एक बैड पॉस्चर? बैड पोस्चर हमारे कुछ मसल्स के हिस्सों को टाइट कर देता है और कुछ को वीक कर देता है। ठीक हो गया। ठीक है। जिस तरह हम नेक मसल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा अपर क्रॉस सिंड्रोम, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, उसमें हमारे ये नेक फ्लेक्सर्स को और जो थोरेसिक स्पाइन है, जो हमारी कमर के ऊपर वाले हिस्से के मसल्स हैं, उनको वीक कर देता है। और हमारे जो ये गर्दन का ये वाला हिस्सा और जो सामने के मसल्स हैं चेस्ट के, इनको टाइट कर देता है। तो ये जब बॉडी में इम्बैलेंस आएगा तो ऑब्वियसली इनके जो साथ वाले सपोर्टिव ग्रुप होता है मसल का, वो इसको सपोर्ट करने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये अपर क्रॉस सिंड्रोम जाता है। इसके अलावा अगर एक पट्टा टाइट है तो जो आपकी हड्डी है या मोरे हैं, वो टाइट वाले हिस्से की तरफ से तो खिंचे जाएंगे बिल्कुल। तो उनकी अलाइनमेंट खराब होना शुरू हो जाती है। फिर जहाँ पे आपको फोर्स लग रही है आपके मसल्स को, बिल्कुल हल्की सी फोर्स लग रही है कोई काम करने की, वो फोर्स आपकी डबल हो जाएगी। हाँ जी, इस तरह स्ट्रेन भी आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी फिटनेस है, वो लैक ऑफ फिटनेस, कंप्रोमाइज हो जाता है आपकी फिटनेस की तरफ। ठीक हो गया। और ये बैड पोस्चर इवन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। हाँ एग्जैक्टली। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने लगी थी कि इससे अच्छा ठीक है, ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ इम्पैक्ट हो ही रही हैं, तो बैड पोस्चर की वजह से क्या ऐसा होता है कि हमारे सिस्टमेटिक इश्यूज भी होना शुरू हो जाएं, कोई हमारे अंदर के सिस्टम्स खराब होना शुरू हो जाएं? ठीक है, प्रोलॉन्ग जब आप एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक तो आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है, उसकी एक रेंज होती है, उसके बाद किस तरह के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे सिस्टम्स को, ये किस तरह इफेक्ट करता है? जब आप कंटिन्यूसली एक पोस्चर में बैठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो जो कि टारगेट करेगा आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ठीक है। इसमें जो आपकी हार्ट कंडीशनिंग है वो उस पे भी इफेक्ट जाएगा। निम्रा आप तो डायरेक्ट हार्ट पे चली गई हैं। उसके अलावा चले हम नहीं एग्जैक्टली, मतलब डर लगने लग गया यार। कंडीशनिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसके अलावा फिर आपके जो डाइजेशन पे, अगर आप सिटिंग पोस्चर में रहेंगे तो आपके जो सॉफ्ट मसल्स हैं जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, उसमें आएगा। वो टाइट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन भी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये फैक्टर है इसका? हाँ जी, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मतलब ये बहुत कॉमन है, जो कॉन्स्टिपेशन है बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में ऐसे है और उनको नहीं पता होता कि क्या रीज़न हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी को हो जाती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई राइस खाने से मुझे हो जाता है, या ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कॉजेज होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कॉज भी कोई नहीं होते, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन है। तो ये पोस्चर भी इफेक्ट कर सकता है इस चीज़ को। ठीक हो गया। इसके अलावा वॉक है, जो आप वॉक कर रहे हैं, वो बहुत सपोर्ट करती है आपके जो डाइजेस्टिव मसल्स हैं, उनको बहुत एक्टिव करती है और सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप 45 मिनट्स के बाद एक चक्कर लाजमी लगाएं। ये आपकी पूरी बॉडी के मसल्स को एक तो ठीक करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, और ये जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे आपको बचाएगी।
ओके निम्रा, वॉक के अलावा कैसे बच सकते हैं हम इन सब चीज़ों से? इसके अलावा प्लीज़ बताइए, क्योंकि इतनी ऐसी आपने चीज़ें बताई हैं मतलब कॉमन सी जो हमें पता भी नहीं है कि इसकी वजह से हो रही हैं, और हम इतने बड़े बड़े इनको मसले बना के बैठ जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके लिए फिर हम कंसल्ट कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता हमें कहाँ जाना चाहिए, किसको कंसल्ट करें भी अब इस चीज़ के लिए। तो बताइए वॉक के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए? अच्छा, ये तो मैं, आप जब सुबह उठते हैं और जब रात को सोने से पहले अपनी मसल स्ट्रेचिंग लाजमी किया करें, जो बेसिक स्ट्रेच है, जो आपको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो आप वो स्ट्रेचेस करें। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें और हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। ठीक हो गया। और पोस्चर अपना ये जरूर इम्प्रूव करें, ठीक रखें। ओके ओके। और स्ट्रेचेस लाजमी करते रहें अपनी बॉडी के। ये नहीं होता कि आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा हमारी आवाम में ये चीज़ बहुत कॉमन है, वो कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इसमें हमारी वॉक खुद ही हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सारा दिन ही काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो वो नहीं होता काउंट इसमें? नहीं, वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। एक्सरसाइज वो होती है जो आप अपने खाली दिमाग के साथ करें, प्लांट जी प्लांट, और बिल्कुल आपकी हार्ट रेट जो है इंक्रीज करना चाहिए। ये नहीं कि आप टहल के सहेलियों के साथ बातें करते हुए वॉक कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर वॉक। ओके ओके। तो आपने उसको आपकी हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, वो आपकी कंडीशनिंग की तरफ भी चला जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो आपकी हार्ट स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको वॉक में पसीना आना चाहिए। वॉक में पसीना आना चाहिए। हाँ। ठीक हो गया, मतलब आप नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते, थोड़ी तेज करें, थोड़ी तेज कदम के साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसके अलावा कोई और अडेप्टेशन? स्ट्रेचेस में बताना चाहूंगी जो नॉर्मली करना चाहिए। पहले तो एक्टिव रेंजेस करें, क्योंकि व्हाट आर एक्टिव रेंजेस? एक्टिव रेंजेस उनको कहते हैं जो आप मसल्स को खुद ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिस तरह अब मैंने ये नीचे देखा, ये मेरी एक्टिव रेंज है। ठीक हो गया, मतलब ये करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए हमें। हाँ जी, ठीक है। नीचे, ऊपर, इसके अलावा साइड बेंडिंग, ठीक है, ये, फिर इसके अलावा जो रोटेशन हम यूं करते हैं, ठीक हो गया, इस तरह। ये आपके सारे नेक मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रेचेस हो गए। स्ट्रेचेस नहीं है, ये कह लें एक्टिव मूवमेंट है स्टार्ट करने के लिए स्ट्रेचेस। ओके ओके, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो इशू आता है वो इस मसल का आता है लोगों में। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रेच आपने कैसे करना है, आपने जिस साइड का स्ट्रेच देना है वो वाला हाथ पीछे रखना है। ठीक है। आपने जो चिन है उसको ऑपोजिट शोल्डर की तरफ मूव करना है और वहां से नीचे देखना है, नीचे की तरफ। ठीक है। आप ऑपोजिट हैंड से उसको स्ट्रेच दे सकते हैं। ये आपको लोकलाइज्ड स्ट्रेच फील होगा इस मसल में। ठीक हो गया। तो निम्रा, इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और इसमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ये करो, ये ना हो कि वो खींच के उसको टीयर ही कर दें, क्योंकि मसल का टीयर हो जाता होता है कि टॉट मसल अगर आपके पास है या वो पेन में है, आप उसको स्ट्रेच दे रहे हैं भी अपनी मर्जी से, तो ये प्लीज़ बता दीजिएगा इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और इसमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए आपको? फोर्स आप बियरेबल जो आपका स्ट्रेच जा रहा है, स्ट्रेच फील होना चाहिए, ओवर स्ट्रेच नहीं जाना चाहिए। हाँ, दिस इज द थिंग। ओके। और इसको आप 5 to 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 5 to 10 सेकंड। और ये कितनी दफा करना चाहिए? इसकी आप स्टार्ट में 5 टाइम्स करें, उसके बाद आप इसको बढ़ा के 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ये आप कह रही हैं बेड से जाने से पहले कह रही हैं? हाँ जी, आप किसी भी टाइम पे ये कर सकते हैं स्ट्रेचेस। तो दिन में कितनी दफा कर सकते हैं हम ये? दिन में दो दफा कर ले, बहुत है, काफी है। अच्छा जी, उसके अलावा बताइए बाकी बॉडी। इसके अलावा ये जो राउंडेड शोल्डर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप कोई भी इलास्टिक बैंड या हमारे थेरा बैंड्स मिल जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, या कोई भी टॉवल है, उसको आप ग्रिप कर लें। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट सामने से स्टार्ट करें और उसको यूं ले जाकर ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसको सपोर्ट करके पूरा, और बाजू को पीछे की तरफ लेकर जाना है। आपकी एल्बोज मूव नहीं करनी चाहिए, अभी मेरे पास वो है नहीं। मैं यही देख रही हूँ कि मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो एल्बो तो ऐसे है ना, तो ये तो इधर तो रख के जब पीछे भी जाना है तो आपकी एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए। ओके। ये आपके शोल्डर के जो डीप मसल्स हैं उनका स्ट्रेच है, ये आपके इन शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। जो राउंडेड शोल्डर्स जिनको इशू आ रहा है, हाँ जी, वो टेस्ट करें पहले, और उसके बाद फिर ये स्ट्रेच करें। अच्छा निम्रा, ये सिर्फ राउंडेड शोल्डर्स के अलावा भी मुझे लगता है बहुत सारे अंदर जाके फंक्शंस को चेंज करा, और बहुत सारे इश्यूज जो आपके शोल्डर के पेन्स आती हैं, काफी सारे लोग आते हैं मुझे इधर हो गया उधर हो गया, तो उनको भी ये ट्रीट कर सकता है ना? कर सकता है। ये जो आपके टाइट पैक्ड मसल है, जो मैंने अपर क्रॉस सिंड्रोम में बताया था कि आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, ये उनको भी ट्रीट करेगा। और जो आपके अपर बैक के मसल्स हैं,
जो मिड ऑफ द स्कैपुलर रीजन में आते हैं, मतलब के अपर बैक में। हाँ जी बिल्कुल। तो उन मसल्स को भी एक्टिवेट करेगा। ओके गुड नाइस। मतलब ये आप मतलब ये अपर बॉडी के आपके अपर पोर्शन का पोस्चर बिल्कुल ठीक करेगा। ओके हम इसको फ्रोजन शोल्डर के लिए यूज कर सकते हैं, कि फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन हो गया हुआ है, हर दूसरा बंदा आके यही कहता है कि भाई कंधा जाम हो गया, मेरा हिल नहीं रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है फिर वो, लेकिन डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो बिल्कुल हिल नहीं रहा होता है। तो जैसे उनको फील हो तो घर में वो ये कर सकते हैं। ये बहुत कह लें कि बहुत हर बंदा नहीं कर सकता। फ्रोजन शोल्डर वाले को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, लेकिन अगर वो रिकवरी की तरफ आ रहे हैं और उनके लिए इजी है ये करना, तो वो कर सकते हैं। हाँ, वरना घर पे ये फ्रोजन शोल्डर वाले ना करें, इसको ना करें। वो पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाएं। जब उनके जो कैप्सूलर पैटर्न है थोड़ा बेहतर होगा तो फिर आप तो उसके बाद वो इस चीज को अपनी लाइफ में लेके आए, लाइक डेली लाइफ में, फिर बाद में लेके आए। मतलब पहले वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रेंड बंदे के अंडर करें, उसके बाद आके घर में बेशक करते रहें जब वो कहें, जब डॉक्टर उनको इंस्ट्रक्शंस दे। ओके, इसके अलावा एक्सरसाइज नेक शोल्डर के अलावा बाकी भी बताया ना, क्योंकि हम बेसिकली यही है ना कि हम बताना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर से बच जाओ डॉक्टर से। उसके अलावा हम कैसे सेट करें, कैसे स्ट्रेचेस देंगे और कौन कौन से कॉमन स्ट्रेचेस आते हैं? इसमें आप नी टू चेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये आपकी जो लोअर बॉडी है उसके लिए, ये बैक के लिए होगा। ओके ठीक है। तो नी टू चेस्ट आप करें 5 to 10 सेकंड होल्ड के साथ। पहले सिंगल लेग के साथ करना है, दोनों के साथ, और उसके बाद डबल लेग भी कर सकते हैं। डबल लेग्स के साथ। तो निम्रा, जिनको कोई इश्यू हो, ये तो नॉर्मल स्ट्रेचेस आप बता रही है ना, नॉर्मल पॉपुलेशन में जिनको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी को मसला है, बैक का मसला है या कोई भी इस तरह का, तो वो भी करें? हाँ जी, वो भी ये नी टू चेस्ट कर सकते हैं आप। कोई भी कर सकता है। अगर उनकी पेन बढ़ जाए? नहीं बढ़ेगी। नहीं, अगर बढ़ जाए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया। ये बैक मसल्स के, लेकिन बैक की कॉज का पता होना चाहिए कि क्या है। ओके। क्योंकि उसमें भी हमारी डायग्नोज करते हुए काफी ज्यादा चीजें हमने देखनी होती हैं कि फ्लेक्शन बाइज ट्रीटमेंट कराना या एक्सटेंशन। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछने लगी थी कि भाई वो लगे हुए, हालांकि उनको फ्लेक्शन नहीं करवानी थी, लेकिन वो फिर भी लगे हुए, तो इसके लिए उनको पहले कंसल्ट करना चाहिए। तो उनको कब कब कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को? जब आपका बैक पेन बहुत ज्यादा जा रहा है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज को टारगेट कर रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी नमनेस जा रही है टांगों के अंदर, आपको या कोई भी काम चलने फिरने में मसला आ रहा है, तो इन केसेस में आप सबसे पहले तो लाजमी कंसल्ट करें। ओके। उसके बाद फिर उसका वो जैसे आपको मशवरा देते हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। ये तो मैं नॉर्मल स्ट्रेचेस बता रही हूँ कि जिसको इशू नहीं है इतना। अगर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से बॉडी पे आता है इफेक्ट, उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो नॉर्मली ये इश्यूज नहीं होते, तो वो इस चीज़ को एज अ प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। जिसको नॉर्मल पेन्स हैं या नहीं भी हैं, पेन से बचने के लिए वो ये घर पे अडॉप्ट करें इन चीज़ों को, अदरवाइज उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। जैसे थोड़ा सा इशू बढ़ता है कि पेन शुरू हो गई या नमनेस शुरू हो गई है, टिंगलिंग होना शुरू हो गई है, सिम्टम्स बढ़ रही हैं, तो उनको फौरन से पहले कंसल्ट करना चाहिए। तो कौन से पेशेंट को किसको कंसल्ट करना चाहिए? ये वाले जो पेशेंट है ना, अब पेन्स के, फॉर एग्जाम्पल उनको बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, तो किन को जाके कंसल्ट करना चाहिए? जैसे कि आपने कुछ पहले ये भी बताई है कि सिस्टमेटिक इश्यूज भी आते हैं सिर्फ पोस्चर खराब होने की वजह से, तो मसल टाइटनेस की वजह से या स्कोलियोसिस आपका हो गया या इन चीज़ों की वजह से जो सिस्टमेटिक इश्यूज आते हैं, उनके लिए उनको किसको कंसल्ट करना चाहिए, और आपकी बाकी कंडीशंस के लिए किसको कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, ये हमारी आवाम में बहुत वाकई लैक ऑफ अवेयरनेस, दे डोंट नो कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। बैठे होते हैं भाई मुझे ये इशू, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? वो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं, वो 2-3 दिन के लिए काम करती है, उसके बाद उनका मसल वहीं पे वहीं रह जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर आपको मस्कुलर इशू कोई भी आ रहा है तो आप एक्सरसाइजेस की तरफ लाजमी जाएं, लेकिन किसी प्रोफेशनल के पास। ओके। उसने वो एक्सरसाइज की थी, उसको फर्क पड़ा था, मैं भी वही कर लूं। ये नहीं, आप कंसल्ट करें किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ठीक हो गया। तो और एक्सरसाइजेस बेहतर है मेडिसिन से। ये तो है पॉइंट, एक्सरसाइजेस बेहतर है, लेकिन सिस्टमेटिक इश्यूज के लिए तो फिर उनको जाना चाहिए। हाँ, सिस्टमेटिक इश्यूज के उनके पास जाएं, उसके बाद लेकिन एक्सरसाइज आप कह रही हैं कि भाई मस्कुलर इश्यूज को कंट्रोल करना है तो पहले एक्सरसाइजेस की तरफ उन्हें जाना चाहिए। चलें जी निम्रा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नाइस इन्फॉर्मेशन बल्कि दी है, बल्कि ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का।
चलिए जी, ये थी निम्रा, डॉक्टर निम्रा थे, जिन्होंने हमें बताया कि हमें डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये कि हमें अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी डेली लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। उसके अलावा हमारे सिस्टमेटिक इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट डॉक्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।